आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपकी बुक 2 से है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया किस तरह से आज़ाद हुआ। तो ये बात है 14-15 अगस्त की 1947 में, जब इंडिया है वो क्या है आज़ाद हो गया था। यानी कि 14-15 अगस्त की मिडनाइट को ये डिक्लेयर कर दिया गया था, ये घोषणा कर दी गई थी कि ये जो हमारा इंडिया है वो क्या है आज़ाद हो गया है। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया आज़ाद हो गया है। और उस समय उन्होंने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ये स्पीच का नाम याद रखना, कई बार ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तो हमारे पास दो ऐसे गोल्स थे, यानी कि दो ऐसे एम्स थे जिनके ऊपर कोई किसी ने बहस नहीं की थी, यानी कि किसी ने नहीं कहा था हम ये फॉलो नहीं करेंगे। तो वो दो गोल्स थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और सोशल वेलफेयर फॉर पुअर्स। तो यहाँ पे वेलफेयर की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, तो इसे सही कर लेना। यानी कि हम क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे हमारे इंडिया के अंदर, और दूसरा क्या था कि हम जो गरीब लोग हैं उनके बारे में भी नई नई स्कीम्स लाएंगे। तो ये दो गोल्स याद रखना। तो जब हम हमारा नया नेशन बना रहे थे ना, तो उसके अंदर क्या है बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही थी। तो हम देखते हैं वो चुनौतियां क्या थी। तो बेसिकली यहाँ पे दो चुनौतियां आ रही थी। पहली तो थी टू शेप अ नेशन। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिया टुकड़ों के अंदर बिखरा पड़ा है, तो उसको हम एक शेप कैसे दें, उसको एक साथ कैसे करें। तो ये हमारे पास क्या है पहली चुनौती आ रही थी। तो इसके अंदर क्या है, जो इंडिया है उसमें क्या है डाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस है। कोई एक लैंग्वेज तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है बहुत सारी लैंग्वेज है, अलग अलग लोगों के कल्चर है, रिलीजन है। तो इस वजह से जो कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको एक यूनिटी में लाना बहुत ही मुश्किल बन रहा था। तो इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही था, उस डाइवर्सिटी को क्या है एक साथ रखना। दूसरा चैलेंज आ रहा था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो इतना बड़ा इंडिया है उसके अंदर हमें क्या है डेमोक्रेसी लानी है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा था। तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वही क्या है काफ़ी नहीं था डेमोक्रेसी के लिए, उसको अप्लाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी जो बताने जा रही हूँ ना, वो कई बार क्या है आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो उसे ध्यान से सुनना। तो इंडिया ने क्या है अडॉप्ट करी थी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो की बेस थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। यानी कि इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी थी, ये याद रखना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों का ही रोल होता है, अकेले प्रेसिडेंट का नहीं होता। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आई थी डेवलपमेंट एंड वेलबींग की। तो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज क्या आ रहा था कि हमें क्या एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनको क्या है बैकवर्ड समझा जाता है, और जो क्या है फाइनेंशियली भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। और साथ ही में क्या है हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी थी जो क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाए, और साथ ही साथ जो पॉवर्टी है उसको जड़ से उखाड़ फेंकी। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये नेशन बिल्डिंग है क्या। हम जब से बोल रहे हैं नेशन बिल्डिंग, तो ये है क्या, वो अब हम देखते हैं। तो नेशन बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है हम ऑर्गेनाइज करते हैं कल्चरली और सोशली डाइवर्स ग्रुप को एक रीजनल यूनिटी के अंदर। अब इंडिया को ही ले लो, इसमें कितने सारे कल्चर है, कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इंडिया के अंदर क्या है डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्स ग्रुप को क्या है एक रीजनल यूनिटी में बांधना, या रीजनल यूनिटी में ही उसको ऑर्गेनाइज कर ही नेशन बिल्डिंग कहलाता है। अब हमारे टॉपिक आता है डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो क्या है नेशन बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बन रहे हैं, या नेशन को बनाने के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा बाधाएं पैदा कर रही हैं। तो पहला आता है रीजनलिज्म। तो इसमें क्या होता है, अब मान लो कोई व्यक्ति किसी प्लेस पे रहता है तो उससे उसको एक अटैचमेंट सी हो जाती है, लेकिन जब नेशन बिल्डिंग हो रही थी तब बहुत सारे लोगों को जो अपना प्लेस है वो छोड़कर जाना पड़ा था। तो इस वजह से उनके अंदर एक एग्रेशन सा पैदा हो गया था, और वो उस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, जो कि क्या एक बाधा बन रही थी नेशन बिल्डिंग में। नेक्स्ट है कास्टिज्म। तो इंडिया में क्या है ना कास्ट सिस्टम है, जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं ना वो लोअर कास्ट वालों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और इम्पोर्टेंस तो दूर वो क्या है उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते, और इससे क्या है लोगों में यूनिटी नहीं बन पा रही थी। तो ये भी क्या है एक डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट है। थर्ड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, यानी कि कई लोग तो इंडिया में बहुत रिच हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का भी खाना नहीं मिलता।
और आपने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहीं पर जो गरीब लोग होते हैं वो इतना इन पॉलिटिकल चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, जिससे क्या है वो अपनी डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पा रहे। फोर्थ है लैंग्विस्टिक वेरिएशन, यानी कि इंडिया के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इस वजह से क्या है ये नेशन बिल्डिंग में एक बाधा बन रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाए या किसको छोड़ा जाए। और बहुत सारे तो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर क्या है लैंग्वेजेस के बेसिस पे जो दंगे हैं वो भी होने लगी थी। फिफ्थ है फॉरेन इन्फ्लुएंस, यानी कि जब अब इंडिया नेशन बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा था तब बहुत सारे बाहर के देश ऐसे थे जो क्या है इंडिया को भटका रहे थे नेशन बिल्डिंग से। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारी नेशन बिल्डिंग में बाधाएं आ रही हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं या उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करके नेशन बिल्डिंग में जो बाधाएं आ रही हैं उनको रोक सकते हैं, जिससे क्या है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी और सोशल डेवलपमेंट भी होगी। सेकेंड पॉइंट है कि हमें क्या है सभी सिटीजन्स को जो इक्वालिटी और फ्रीडम के फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड कराने चाहिए, और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी को क्या है इक्वल राइट्स मिले हो, कोई कास्ट के बेस पे किसी को राइट नहीं मिला हो, कोई रिचनेस के बेस पे किसी को राइट नहीं मिला हो, सबको क्या है इक्वल राइट्स हों। थर्ड पॉइंट है कि हमें क्या है एक फेडरल गवर्नमेंट्स करनी पड़ेगी, जिससे क्या है हमारी जो पावर है वो शेयर हो जाएगी, और पावर शेयर होने की वजह से कोई एक जो है वो पूरी कंट्री को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट है जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि जो रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस है उसको कम करके हम क्या ये जो नेशन बिल्डिंग में बाधाएं आ रही हैं उनको भी क्या है ख़त्म कर सकती हैं। तो ये नेशन बिल्डिंग वाला टॉपिक आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा होगा जो मैंने आपको ये ऑब्स्टेकल्स वगैरह बताए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद में हमने किस तरीके को इंडिया को एक यूनिटी में लाया, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो क्या होता है 1947 में 14-15 अगस्त की आधी रात को एक नहीं बल्कि जो दो नेशन है वो आती हैं, एक होता है इंडिया और दूसरा होता है पाकिस्तान, और ये रिजल्ट निकलता है किसका, पार्टीशन का। और मोस्टली जो हिंदूज थे वो इंडिया में थे और जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में चले गए। तो मुस्लिम लीग एक पार्टी होती है जो क्या है टू नेशन थ्योरी देती है, और जिस वजह से जो इंडिया है वो क्या है दो नेशंस में हो जाता है, पहला था हिंदूज का और दूसरा नेशन था मुस्लिम्स का। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी वो क्या है इस थ्योरी को अपोज करती थी। तो ध्यान रखना टू नेशन थ्योरी में क्या थे, दो नेशंस बन गए थे, एक हिंदूज का और दूसरा मुस्लिम्स का। तो अब हमारा टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ। तो जब पार्टीशन करना था ना उसमें बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो क्या है अब हम देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही थी जो मुस्लिम लोग थे ना वो मेजोरिटी के अंदर नहीं थे ब्रिटिश इंडिया में। आधे जो लोग थे वो वेस्ट वाली साइड थे और आधे जो लोग थे वो ईस्ट वाली साइड थे। तो वहाँ पे उस समय क्या है 2 पाकिस्तान बन रहे थे, एक तो ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन उन दोनों के जोड़ने का कोई भी वहाँ पे क्या है सिस्टम नहीं बन रहा था, क्योंकि इंडिया बीच में आ रहा था। तो इसीलिए ये क्या एक मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। सेकेंड पॉइंट है जो सभी मुस्लिम्स थे वो भी क्या है पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। कुछ ऐसे भी मुस्लिम थे जो क्या है इंडिया में ही रहना चाहते थे। और थर्ड प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पंजाब और बंगाल है वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा एरिया में नॉन मुस्लिम्स भी थे। तो पंजाब और बंगाल का कुछ एरिया पाकिस्तान में आने वाला था और एक दिन में ये पॉसिबल नहीं था कि वहाँ से जितने भी नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको क्या है इंडिया में ले लिया जाए। फोर्थ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बॉर्डर्स, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो माइनॉरिटीज़ थी, यानी कि जो हिंदू सिख्स वगैरह थे कम पॉपुलेशन में, उनको क्या है रातों रात ही अपना जो बोरिया बिस्तर है उठा के वहाँ से जाना पड़ा। अब मान लो कोई इंसान अच्छे से आराम से वहाँ पर रह रहा है, अगर उसको एक रात में ही कह दिया जाए कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो वो क्या ही अपना सामान अपने साथ ले पाएगा। तो उस वजह से उन लोगों के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे चले गए और वो उनको क्या है रेफ्यूजी कैंप में सेटल डाउन होना पड़ा। तो खान अब्दुल गफर खान वो क्या है एक मुस्लिम थे और लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविनेंस के, और उनको क्या है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है अपोज करते थे इस टू नेशन थ्योरी को, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं होना चाहिए, वो ये चाहते थे। लेकिन उनके अपोजिशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इंडिया और पाकिस्तान क्या है वो डिवाइड हो गई। और ये खान अब्दुल गफर खान का जो टॉपिक है आप इस सेकेंड पॉइंट के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन क्या रहे, यानी कि पार्टीशन के होने के बाद जो नतीजे निकले वो क्या थे, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे जो लोग हैं रिलीजन के नाम पर मारे गए। जो हमारे कम्युनल जोन थे 3, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, इनके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए रिलीजन के नाम पर। और सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि जो माइनॉरिटीज़ थी दोनों साइड पे बॉर्डर के, उनको क्या है रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा और रेफ्यूज़ी कैंप में जाकर उनको रहना पड़ा। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि जो हज़ारों औरतें थी उनका क्या है अपहरण किया गया दोनों साइड से, और जिन लोगों ने औरतों का अपहरण किया था उन्होंने क्या है उनके साथ फोर्सफुली मैरिज भी की और साथ ही में उनका धर्म भी बदलवाया। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है कि जो पार्टीशन हुआ वो किसका हुआ, प्रॉपर्टीज़ का हुआ, और तो और दिलों का भी पार्टीशन हुआ। जो लोग मुस्लिम और हिंदू कुछ साथ में रहते थे उनके साथ जो कुछ इमोशंस जुड़े हुए थे उनका भी क्या है डिवीज़न हो गया, और क्या है पॉलिटिकल डिवीज़न भी हुआ, यानी कि कुछ जो पार्टीज़ हैं उनका भी डिवीज़न हुआ। और तो और जो रेलवे वर्कर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको भी क्या है बांट दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है इस पार्टीशन से जो 80 लाख लोग हैं वो क्या है माइग्रेट हुए इंडिया के अंदर, और 5 से 10 लाख लोगों के बीच में जो लोग हैं वो मारे गए थे। यहाँ पे सीधा ही 5 to 10 लिख रखा है, तो यहाँ पे 5 to 10 के पीछे लाख ज़रूर लगा लेना। और जो 1981 की सेंसस हुई, यानी कि 1981 की जो जनगणना हुई, उससे हमें पता चला कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, मान लो इंडिया की जो 100 पॉपुलेशन में है उसमें से जो 12% है वो क्या है मुस्लिम्स हैं। और 6 पॉइंट में दे रखा है कि जो इंडिया है वो सेक्युलर नेशन बन गया, यानी कि इंडिया एक ऐसा नेशन बन गया जिसमें क्या है सारे कल्चर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कोई एक कल्चर डोमिनेट नहीं कर सकता। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो पार्टीशन वाला पोर्शन है ना, ये एग्ज़ाम के अंदर 6 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसे याद रख लेना। तो अब हमारा टॉपिक आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसको हमने क्या है इंडिया के अंदर ऐड किया। तो जो हमारा इंडिया था ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। और प्रिंसली स्टेट्स वो थे जहाँ पे क्या है राजाओं महाराजाओं का रूल था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने दे रखा है कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो डिवाइडेड था ब्रिटिश इंडिया प्रोविनेंस और जो प्रिंसली स्टेट्स है उसमें। और 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना कि जो इंडिया के अंदर 365 प्रिंसली स्टेट्स थी, और ये 365 प्रिंसली स्टेट जो थी ना वो क्या है 1/3 एरिया कवर करती थी ब्रिटिश इंडिया का। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा जो एरिया है वो कवर करती थी। तो इस वजह से इंडिया के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि इन प्रिंसली स्टेट्स को क्या है हमें इंडिया के अंदर ही जोड़कर रखना है। लेकिन हम ये सोच ही रहे थे तब जो हमारा सबसे पहली प्रिंसली स्टेट है त्रावणकोर, उसने अनाउंस कर दी थी इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट एक कंट्री या स्टेट बनी वो थी त्रावणकोर। इसे याद रखना। तो अब हम देखते हैं किन किन प्रिंसली स्टेट के साथ इंडिया को प्रॉब्लम आई इंडिया में मर्ज करने के लिए। तो यहाँ पे जो 3 हमारी जो प्रिंसली स्टेट थी उनमें इंडिया को प्रॉब्लम आई। पहली थी हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी थी कश्मीर। तो इन प्रिंसली स्टेट्स में प्रॉब्लम्स तो आ रही थी, लेकिन इंडिया में अपना एम रखा कि हमें क्या है एक यूनिटी बना के चलनी चाहिए, हमारा क्या एक सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और साथ ही साथ हमें क्या है डेमोक्रेसी भी मेंटेन करनी है इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। तो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के अंदर मर्ज करवाने में। तो मुस्लिम लीग एक पार्टी है जो कि अपोज कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग ने एक व्यू रखा कि जो भी प्रिंसली स्टेट जैसे चाहे वैसे रह सकती है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट अगर इंडिया के साथ रहना चाहती है वो इंडिया के साथ आ सकती है, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहती है पाकिस्तान के साथ मर्ज हो सकती है, और तो और अगर कोई प्रिंसली स्टेट अपना खुद की एक कंट्री बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है। ये जो मुस्लिम लीग का कहना था, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थी। और इन प्रिंसली स्टेट को हमारे इंडिया के साथ मर्ज करवाने में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और तो और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के साथ इन प्रिंसली स्टेट को मर्ज नहीं करवाया हुआ होता तो जो आज का ओडिशा है उसमें क्या है 26 स्मॉल स्टेट्स बन जाते, यानी कि आज का जो हमारा एक ओडिशा है उससे क्या है अलग अलग 26 कंट्रियां बन जाती। और इसी तरह से जो सौराष्ट्र और गुजरात का रीजन है उनमें से भी क्या है 14 बड़ी बड़ी स्टेट्स बन जाती।
तो गवर्नमेंट अप्रोच से हमारी 3 कंसिडरेशन निकल कर आती हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। तो पहली है कि जो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स थी वो क्या है, इंडिया का हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन भी इंडिया के साथ साइन कर दिया था। सेकेंड पॉइंट है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो फ्लेक्सिबल थी ऑटोनॉमी देने के लिए, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें इंडिया क्या है, फ्लेक्सिबल थी कि वो है थोड़ी बहुत जो राजा को पावर है वो अभी भी देगी। थर्ड पॉइंट है कि जो इंडिया के साथ मिलती हुई टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी उनको क्या है, इंडिया में मिलाना, वो उनका क्या है, सुप्रीम इम्पोर्टेंस बन गई थी, यानी कि उनका पहला मकसद बन गया था जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया के साथ मिलाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स थी वो क्या है, इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती थी, इसीलिए क्या है, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, जिसका मतलब था कि वो क्या है, पार्ट बनना चाहती हैं इंडिया का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करने में प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है एसेशन ऑफ जूनागढ़, यानी कि किस तरीके से जूनागढ़ के अंदर प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से वो इंडिया के साथ मर्ज हुआ, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जूनागढ़ के अंदर क्या थे, जो जूनागढ़ के लोग थे वो तो क्या है, इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे, लेकिन वहाँ का जो राजा था या मान लो वहाँ का जो नवाब था वो क्या है, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहता था, लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से वो क्या है, पाकिस्तान के साथ तो ज्वाइन नहीं हो पाया और जो पाकिस्तान की सिटी है कराची उसके अंदर वो चला गया। अब क्या हुआ, जूनागढ़ का जो नवाब था वो वहाँ से क्या है, भाग गया, और तब जो जूनागढ़ के लोग थे उन्होंने क्या है, जो इंडिया गवर्नमेंट है उसको बुलाया कि आप जो हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखो इस स्टेट का, और इस तरह से जो आखिरकार जूनागढ़ है वो इंडिया का पार्ट बन गया 1948 में। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ मर्ज हुआ। तो जो हैदराबाद है ना वो जियोग्राफिकली क्या है, पार्ट है इंडिया का, यानी कि इंडिया के साथ जो उसकी बाउंड्रीज है वो लगती है। इस वजह से जो निज़ाम था हैदराबाद का उसको क्या है, इंडिया के साथ साइन करना पड़ा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और ये उसने साइन किया था 1947 में। लेकिन जो निज़ाम था वो क्या है, इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को भी नहीं मानता था। हालांकि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन तो कर लिया था, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को मानता ही नहीं था। और जो निज़ाम था वो क्या है, इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसने क्या है, पाकिस्तान के साथ साजिश रचनी शुरू कर दी इंडिया के अगेंस्ट। और हैदराबाद में जो पठान्स की कम्युनिटी थी उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अटैक करेगा हैदराबाद पे तो वो क्या है, इंडिया के अंदर घुसपैठ कर देंगी। और हैदराबाद की पैरामिलिट्री फोर्सेस थी जिनका नाम था रज़ाकर्स, और रज़ाकर्स ने ये धमकी दी कि वो हैदराबाद के अंदर जो 1.5 करोड़ हिंदूज़ की पॉपुलेशन है उसको क्या है, तबाह कर देंगे अगर इंडिया ने हैदराबाद के ऊपर अटैक किया। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी रज़ाकर्स, इनका जो लीडर था वो था कासिफ रजवी, और जो हमारे सरदार पटेल थे वो अच्छी तरह से जानते थे कि बातचीत की नोक पर ये जो कासिफ रजवी है वो कभी भी नहीं मानेगा कि वो क्या हैदराबाद को मर्ज कर ले इंडिया के साथ। तो इंडिया के पास अटैक करने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं बचा था, और इसलिए ना चाहते हुए भी इंडिया को क्या है, हैदराबाद पे अटैक करना पड़ा। और जब इंडिया ने हैदराबाद पे अटैक किया तो जो रजाकर्स थे उन्होंने क्या है, इंडियन ट्रेन्स के ऊपर जो अटैक करना शुरू कर दिया। और इतने अटैक्स के बाद भी जो वहाँ का राजा था हैदराबाद का निज़ाम, वो अभी भी क्या है, इंडिया के साथ मर्ज होना नहीं चाहता था। और मैं बता दूं कि ये जो निज़ाम था वो क्या है, उस समय का सबसे अमीर आदमी था। और जो अटैक्स हो रहे थे, निज़ाम को अटैक करने के लिए क्या है, आर्म्स चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, तो इसीलिए उसने क्या है, जो बहुत सारी अमाउंट के अंदर जो आर्म्स है, जो हथियार है, वो इकट्ठा करना या परचेज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान से। और जब ये युद्ध चल रहा था तब क्या है, इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा दी थी हैदराबाद पे। तो इस इकोनॉमिक ब्लॉकेज के खिलाफ जो निज़ाम था उसने क्या है, यूएसए और यूएनओ से अपील भी की कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज है वो हटा दी जाए। और आखिरकार जो हैदराबाद था उसने क्या है, सरेंडर कर दिया था 1948 में, और फिर वो क्या है, इंडिया के साथ मर्ज हो गया। अब हम पढ़ते हैं एसेशन ऑफ मणिपुर, यानी कि किस तरीके से मणिपुर हमारे इंडिया के साथ मर्ज हुआ वो हम देखने वाले हैं। तो बोधचंद्र सिंह महाराजा होता है मणिपुर का, और वो साइन कर देता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और जो महाराजा होता है वो लोगों के प्रेशर में आके इलेक्शन करवा देता है मणिपुर में 1948 में।
और जो मणिपुर है वो बन जाती है फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और यहाँ पर जो इलेक्शन है वो इंडिया में पहली बार हुए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर। आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बहुत पढ़ा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि जो राजा होता है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर्स को शेयर करता है। तो 1949 में क्या होता है ना, जो इंडिया है वो प्रेशराइज करता है महाराजा को कि वो क्या है एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दे। और इस एग्रीमेंट के बारे में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, उससे भी कोई राय नहीं ली गई थी और फोर्सफुली ये जो एग्रीमेंट था वो करवाया गया। और इस तरह से जो फाइनली जो मणिपुर है वो क्या है हमारे इंडिया के साथ मर्ज हो गया। अब हम देखने वाले हैं एसेशन ऑफ पोंडुचेरी एंड गोवा। तो ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी ध्यान से पढ़ लेना। तो 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद भी कुछ इंडिया के ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पे अभी भी क्या है फॉरेन पावर्स थी। तो ये इंडिया के लिए ज़रूरी बन गया था जितनी भी इंडिया के अंदर फॉरेन पावर्स हैं उनको इंडिया से हटाना। तो पोंडुचेरी, कराईकाल और मेहे, ये जो तीन थे वो थे अंडर कंट्रोल फ्रेंच के, यानी कि फ्रेंच का यहाँ पर रूल था। गोवा, दमन दीव पर कंट्रोल था पुर्तगीज का। तो 1946 में क्या होता है ना, फ्रेंच इंडियन नेशनल कांग्रेस और फ्रेंच इंडियन स्टूडेंट कांग्रेस, और इन दोनों पार्टीज के साथ कुछ स्मॉल पार्टीज और थी, और ये पार्टीज क्या है एग्जिस्टेंस में आई। और ये सभी पार्टीज चाहती थी कि पोंडुचेरी क्या है इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। और 1947 में क्या होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है फ्रेंच का, इसीलिए जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो क्या है मीटिंग्स बैन कर देती है, ताकि अगर मीटिंग्स ही नहीं होंगी तो ये लोग अपोजिशन कहाँ से कर पाएंगे। और लास्ट में क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, और जिस वजह से जितने भी इंडिया के एरियाज थे जहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल था वो क्या है इंडिया के साथ मर्ज हो गए 1954 में। तो गोवा के अंदर जो अपोजिशन है पुर्तगीज़ का वो क्या है 19th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था। और जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट थी गोवा के अंदर वो फॉलो करती थी हार्श सप्रेशन की पॉलिसी, यानी कि वो क्या है सबको दबा के रखना चाहती थी और किसी को ज़्यादा राइट्स नहीं देती थी। और लास्ट में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उसने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय दिसंबर 1961 को, और उससे अगले दिन ही जो गोवा है वो क्या है फ्री हो गया पुर्तगीज़ से और इंडिया के साथ मर्ज हो गया। तो अब हमारा टॉपिक आता है द कश्मीर इशू। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही थी। तो कुछ जो टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ ना वो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी में नहीं होंगे, तो जो मैं आपको करा रही हूँ ना वो एडिशनल टॉपिक्स है, तो उन्हें इग्नोर मत करना, उन्हें भी कर लेना। तो जो कश्मीर है ना वो क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक मेन प्रॉब्लम बन चुकी है, और कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध था 1948 में, दूसरा 1965 में और तीसरा था 1971 में। तो ये याद रखना। तो जो कश्मीर है ना वो एक प्रिंसली स्टेट था और उसका राजा होता था महाराजा हरी सिंह, जो कि एक हिंदू रूलर था। और कश्मीर के अंदर जो पॉपुलेशन रहती थी वो क्या है मुस्लिम रहती थी। और जो महाराजा था कश्मीर का वो ये चाहता था कि जो हमारा कश्मीर है वो क्या है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, ना तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो और ना ही इंडिया के साथ। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स है कश्मीर के अंदर वो मारे गए, और उस समय लोगों ने सोचा कि ये महाराजा की कोई चाल है, महाराजा तो हिंदू है इसीलिए वो क्या है मुस्लिम लोगों को मारना चाहता है। तो इस वजह से जो वहाँ के मुस्लिम लोग थे उन्होंने क्या है महाराजा के खिलाफ दंगे फसाद करने शुरू कर दिए। तो महाराजा की डिमांड पर जो इंडिया थे उसने क्या है अपने ट्रूप्स भेज दिए थे कश्मीर के अंदर, ताकि जो सिचुएशन है वो क्या है कश्मीर के अंदर नॉर्मल कर दी जाए। लेकिन इन ट्रूप्स को भेजने के लिए जो इंडिया था उसने क्या है हरी सिंह के साथ एक कंडीशन रखी थी कि अगर जो हरी सिंह है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर देता है तब जो है इंडिया उसकी मदद करेगा। और उस समय कश्मीर में बहुत सारे रियोट्स चल रहे थे, तो उन रियोट्स को रुकवाने के लिए महाराजा को क्या है इंडियन ट्रूप्स की ज़रूरत थी। इस वजह से प्रेशर में आके उसने ये जो ट्रीटी थी वो साइन कर दी थी। अब ये ट्रीटी तो साइन हो गई, लेकिन इस ट्रीटी को पाकिस्तान ने नहीं माना और ये एक्सेप्ट नहीं किया कि जो अब कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन गया। और इस वजह से जो सरदार पटेल थे वो क्या है यूनाइटेड नेशन के पास चले गए कि हमने ट्रीटी तो साइन कर दिया, फिर भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है कि जो कश्मीर है वो क्या है इंडिया का पार्ट बनने वाला है। तो इस वजह से जो यूएन है उसने भी कुछ कदम उठाए कि पाकिस्तान मान जाए, लेकिन यूएन के जो इनिशिएटिव्स थे कुछ कदम उठाए थे उन्होंने, वो कोई काम नहीं आए, सब फेल हो गए। और उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा। तो ये दोनों क्या है बातचीत करना चाहते थे कश्मीर इशू को लेकर, लेकिन ये तब बातचीत करने ही वाले थे। उस समय जो जनरल आयूब खान है मिलिट्री रूलर, उसने क्या है पाकिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया और मोहम्मद अली बोगरा को वहाँ से हटा दिया। तो कश्मीर इशू को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो पाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अभी भी आप देख सकते हो कि इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर आज भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। अब हमारे टॉपिक आता है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन को बनाने के लिए नेहरू ने क्या क्या किया, कौन कौन से कदम उठाए, क्या क्या चाहते थे, वो हम देखने वाले हैं। तो जब नेहरू जी यूएसएसआर में गए थे 1927 के अंदर, तब वो वहाँ के जो मॉडल था और जो नेहरू जी है वो क्या है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो ये भी चाहते थे कि ये क्या है मैं इंडिया में भी अप्लाई करूं डेवलपमेंट के लिए। और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कोई एक रिलीजन है वो क्या पूरी कंट्री पे डोमिनेट ना कर पाए, सबको क्या बराबर का हक मिले। और ये सब बातें उन्होंने आज़ादी से कुछ दिन पहले कही थी। तो अब हम देखते हैं कि नेहरू जी की आखिरकार अप्रोचेस क्या थी। तो नेहरू जी की पहली अप्रोच थी वो क्या है सपोर्ट करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था कि वहाँ पे हमारे पास क्या है सोशलिज्म मॉडल भी हो और कैपिटलिज्म मॉडल भी हो, यानी कि सोसाइटी को हमें क्या है पब्लिक चीज़ें भी प्रोवाइड करानी है और साथ ही साथ क्या है डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह है वो भी नेसेसरी है, इसीलिए वो सपोर्ट करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी को। सेकेंड पॉइंट है बिलीव इन सेक्युलरिज्म, यानी कि वो क्या है सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे और मानते थे कि कोई एक रिलीजन क्या है डोमिनेट नहीं कर सकता, सब रिलीजन क्या है एक समान है। थर्ड पॉइंट है एडवोकेट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि जो नेहरू जी है वो सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है जिसके अंदर क्या है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही होते हैं, और वो ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि हमारे इंडिया के ऊपर प्रेसिडेंट रूल ना आ पाए। फोर्थ पॉइंट है बिलीफ इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि वहाँ पे हमें क्या है इंडिया में सोशलिज्म लाना है ताकि जो पुअर लोग हैं उनका वेलफेयर किया जा सके और उनको भी क्या है सपोर्ट मिल पाए ताकि वो क्या अपने 2 वक्त की रोटी तो खा पाए। फिफ्थ पॉइंट है नेहरू जी सपोर्ट करते थे कि डेवलपमेंट हो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी की। सिक्स पॉइंट में दे रखा है कि वो सपोर्ट करते थे नॉन अलाइनमेंट को, और नॉन अलाइनमेंट के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है कि नॉन अलाइनमेंट की वजह से इंडिया ने क्या है किसी भी ब्लॉक को शामिल नहीं किया और खुद की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसने कुछ पॉइंट्स तो उठाए लेकिन वो किसी भी ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं हुआ। अब हमारा टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड लैंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है हमारे जो स्टेट्स हैं ना वो बनाए गए थे लैंग्वेज के बेसिस पे, और इसके बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पोती श्रीराम उल्लू नाम की एक शख्स है जिन्होंने क्या है 56 दिन का व्रत रखा था आंध्र प्रदेश को एक लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने के लिए। और फाइनली जो आंध्र प्रदेश है वो क्या है 1952 में पहला ऐसा स्टेट बना जो कि लैंग्वेज के बेस पे था। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन याद रखना। और साथ ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है SRC वो क्या है रेकमेंड की गई ताकि जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज की जाए और उनकी बाउंड्रीज बना दी जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको क्या है रिकॉग्नाइज किया गया शेड्यूल 8 में कि वो क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि किस किस ईयर में कौन कौन सा स्टेट बना। तो 1966 में जो पंजाब था वो क्या है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, पहला था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। और बाद में जो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों का एरिया था वो भी क्या है पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और ये तीनों बने 1966 में। और 1972 में जो मेघालय था वो क्या है आसाम से अलग हो गया, आसाम से मेघालय को अलग कर दिया गया। और सेम ईयर 1972 में जो मणिपुर और त्रिपुरा है वो भी बना दिए गए, और 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बन गए थे। और वहीं पर 1963 में नागालैंड बना था, और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने थे, और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और महाराष्ट्र बना दिए गए। आपको इन सभी स्टेट्स की डेट्स याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं आगे ये जीके में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बताया था वो पास हुआ था 1956 में, और इस एक्ट के पास होने की वजह से 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ये याद रखना। अब हम देखने वाले हैं इस लैंग्विज्म का क्या प्रभाव पड़ा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि हमने देखा जो स्टेट्स है वो रीऑर्गेनाइज हो गए किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। तो पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा।
सेकंड पॉइंट है कि लोगों में रीजनलिज्म की फीलिंग जाग उठी थी, यानी कि जो लोग जहाँ पर रह रहे थे उस जगह से वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे और बाउंड्रीज बनने की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा उदास भी थे। थर्ड है बॉर्डर डिस्प्यूट। तो जब लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाए जा रहे थे तो कुछ एरियाज़ को लेकर क्या है, स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट होने लग गए। जैसे पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर डिस्प्यूट होते रहते थे। फोर्थ है प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, यानी कि जब अलग अलग स्टेट बना दिए गए तो लोगों को क्या है, अपने अपने स्टेट के प्रति है ना और ज़्यादा देशभक्ति पैदा होना शुरू हो गई और उन लोगों को लगने लग गया कि ये हमारा स्टेट है, ये उनका स्टेट है। लेकिन अब पेट्रियोटिज्म स्टेट्स के लिए तो हो गई, लेकिन ये क्या है, जो हमारी कंट्री है उसके लिए खतरा बन रहा था, क्योंकि अब लोग ये नहीं कह रहे थे हम इंडिया से हैं, अब ये कहना शुरू हो गया था मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, और अब वो ऐसा नहीं बोल रहे थे कि मैं इंडिया से हूँ, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पर खतरा था। फिफ्थ है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, यानी कि जब स्टेट बन रहे थे वहाँ पे एक लैंग्वेज तो मेजॉरिटी में थी, लेकिन जहाँ पे जो माइनॉरिटी लैंग्वेज थी उनका क्या किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कि जो हरियाणा बना उसमें क्या है, माइनॉरिटी थी पंजाबी लोगों की। 6 पॉइंट में दे रखा है कि एगिटेशनल पॉलिटिक्स क्या है वो बढ़ गई थी, यानी कि जो दंगे फसाद वाली पॉलिटिक्स है वो बढ़ गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा जो पोती श्रीराम उल्लू है उन्होंने क्या है फास्ट रखा ताकि तेलुगु स्पीकिंग लोगों का अलग से एक स्टेट बना दिया जाए, और इसका रिजल्ट क्या निकला, बहुत सारे जो वायलेंस है वो होने लगे, बहुत सारा वेस्टेज है पब्लिक मनी का वो भी हो गया, और जो सेम हिस्ट्री है वो क्या है रिपीट हुई पंजाब और महाराष्ट्र में। तो अब हमारा टॉपिक आता है मेजर्स टू स्टॉप लैंग्विज्म, यानी कि लैंग्विज्म को लेकर जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है इस लैंग्विज्म को रोकने के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या सिर्फ हिंदी को ही बना देना चाहिए, और जो कि बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट से क्या है हमें पता चल चुका है, और इसीलिए क्या है जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है उनको बढ़ावा देना चाहिए कि वो जो फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल उनको क्या है एक्सेप्ट कर लें। सेकंड पॉइंट है कि ऐसे लोग जो क्या है हिंदी नहीं बोल सकते या ऐसे एरियाज जहाँ पे क्या है नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है तो उनकी प्रॉब्लम्स को भी हमें समझना चाहिए और उसका कुछ सॉल्यूशन भी हमें निकालना चाहिए। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि कोई भी जो स्टेट है उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या है हमें प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ हमें क्या है हिंदी के पीछे ही नहीं भागना है, और जो रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट की उससे क्या है हमें प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो लोगों के बीच एग्रेशन है वो पैदा ना हो और उन लोगों को ऐसा भी ना लगे कि हमारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, सिर्फ हिंदी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है कि जो लोग अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी कि ओवरऑल क्या है लैंग्वेज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हैं, उससे हमें इसको क्या है रोकना चाहिए। लैंग्वेज को क्या है हमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनने देना है। तो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि किस साल के अंदर कौन सी प्रिंसली स्टेट ने इंडिया के साथ ज्वाइन किया था। तो चलिए जानते हैं। तो जूनागढ़ ने इंडिया के साथ मर्ज किया था 1948 में, हैदराबाद ने 1948 में, मणिपुर ने 1949 में, और गोवा इंडिया के साथ मर्ज हुआ था 1961 में, और पौंडुचेरी इंडिया के साथ मर्ज हुआ था 1954 में। तो यहीं पर आपका चैप्टर होता है एंड, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और NCERT और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे तो उसके लिए भी वेट ज़रूर करना।